हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं आपको 10 प्रकार की पढ़नी है, टोटल 10 टाइप की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें से हमने कल देखा था कि भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है, और डिसोसिएशन रिएक्शन यानी विघटन अभिक्रिया देखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे तीव्र और फास्ट रिएक्शन, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 5, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन अभिक्रिया। ठीक है भाई, देखते हैं कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो समझना। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में एक अभिकारक है, हमारे पास में ए तथा एक अभिकारक हमारे पास में कौन सा, बी। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अभिकारक ए और बी जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है भाई, ए बी बनता है। क्या बनेगा, ए बी बनेगा, उत्पाद बना। तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा अभिकारक, ये क्या कहलाएगा, अपना उत्पाद कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन मजे की बात ये कि जो भी अपना प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, वो भी वापस रिएक्टेंट बना सकता है। कहने का मतलब हम अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई, अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक हम बना सकते हैं। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी भाई, अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो कैसे करेंगे, डबल एरो का तीर लगाएंगे, यहां पर डबल एरो लगाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं भाई। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद, देखो अभिकारक से उत्पाद तो हमेशा ही बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से, उत्पाद कहने का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई, अपनी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। और इसके लिए जो हम एरो यूज करेंगे, वो एरो कौन सा यूज करेंगे, इसे डबल तीर के निशान से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और ऐसी अभिक्रिया कैसी होती है भाई, द्विदिशात्मक। द्विदिशात्मक कहने का मतलब क्या हुआ, बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं के अंदर संपन्न होती हैं। अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। ठीक है, इसे द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल द्विदिशात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, द्विदिशात्मक अभिक्रिया, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हमारे पास में था प्रोडक्ट, रिएक्टेंट था हमारे पास में ए तथा क्या था हमारे पास में बी। क्या बना, ए बी बना। उस ए बी से वापस हम क्या बना सकते हैं,
ए और बी बना सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी अपनी? ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया अपना? उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास में था N2 प्लस हमारे पास में था H2, नाइट्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, क्या बना? NH2, क्या बना अपना? NH3। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे? अब हम इससे क्या करेंगे? इस अमोनिया से क्या करेंगे? NH3 से क्या करेंगे? वापस हम ये बदल सकते हैं। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे, NH3 बनेगा और इस NH3 से वापस हम N2 और H2 के अंदर तोड़ सकते हैं। देखो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं के अंदर संपन्न हो रही है, और ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं के अंदर संपन्न होती है हम जानते हैं क्या कहलाएगी? वो उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाएगी। बात करेंगे हम अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी का ही टाइप है अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हो गया भाई? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया। अब देखो इरिवर्सिबल कहने का मतलब नाम से पता चल रहा है अनुत्कर्मणीय, वापिस उसका उत्क्रमण नहीं होगा। हमारे पास में था ए था हम और बी था, जब ए तथा बी की जब आपस में रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा भाई? ए बी बनेगा, सीधी सी बात है। क्या बन गया? ए बी बन गया। अब हम कितने भी कोशिश कर लो इस ए बी से वापिस हम ए तथा बी के अंदर नहीं बदल सकते, यानी अभिकारक से उत्पाद तो बन गया लेकिन हम उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बदल सकते। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? अपनी इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्कर्मणीय रिएक्शन। बहुत बहुत शानदार। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है। सब में होता है भाई, अभिकारक से उत्पाद बनता है, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। अभिकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक का निर्माण कभी नहीं होगा। लेकिन उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, क्या कहलाएगी भाई? अपनी अनुत्कर्मणीय रिएक्शन कहलाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। हमारे पास में क्या था? हमारे पास में था सर ए था और हमारे पास में बी था। जब ए और बी को मिलाएंगे तीसरा वाला बनेगा, क्या बना भाई? ए बी बना। चलो ठीक है, ए बी बन गया। अब हम ए बी को चाहकर भी ए तथा बी के अंदर नहीं तोड़ सकते, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी मेरी? इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण बताओ सर हमें, तो उदाहरण एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हो गया अपना लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, बहुत बहुत मजेदार बात। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगना, हमारे पास में लोहा था और लोहा हमेशा जंग तब लगती है जब लोहा क्रिया करता है किसे? वायु से, ऑक्सीजन से तथा किसे? पानी से। अगर इनसे क्रिया करेगा तभी क्या बनेगा? लोहे के ऊपर जंग लगेगा। Fe हो गया और ऑक्सीजन हो गई O2 तथा पानी अगर एनवायरमेंट के अंदर मिल गया, आपकी साइकिल है वो घर के बाहर कई महीनों से खड़ी है, वहीं पर अगर खड़ी है तो क्या हो जाएगा? ऊपर बारिश आ गई तो क्या कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। लेकिन ये कि ये साइकिल अगर आपने घर के अंदर रखी और दरवाजे बाहर से पैक है तो कभी भी जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और क्या नहीं मिला? उसको पानी नहीं मिला। अगर नमी होती है, अगर नमी मिल जाती है तभी क्या लगती है? उसके ऊपर जंग लगती है। तो क्या बनेगा? Fe2O3। बताओ क्या इसको हम वापस तोड़ सकते हैं? क्या इस जंग को तोड़ सकते हैं? क्या वापस नहीं तोड़ सकते? तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी मेरी? ये अभिक्रिया कहलाएगी इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये कहलाएगी अपनी इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। और क्या हो गया? अपने पास में कोयला था, हमारे पास में क्या था? कोयला था। सेकेंड उदाहरण हो गया कोयले का दहन।
कोयले का दहन। अब कोयले को हम जला देंगे, कोयले का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन होता है जिसके अंदर क्या हो गया CO2, CO2 है। अब कोयले को जला दिया, उसकी राख बन गई, किसके अंदर टूट गया C+, किसके अंदर टूट गया O2 के अंदर टूट गया। बताओ क्या अब इसको वापस हम CO2 को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कभी नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, कोयले का दहन हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया अपना मेथेन का दहन हो गया, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, अरे भाई उल्टा सुल्टा हो गया, ठीक है। हमारे पास में क्या था, कार्बन था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलेगा, CO2 बना, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, मेथेन का दहन, मेथेन का दहन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होगा अपना CH4, और इसको जला दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या बन गया अपना CO2 बन गया, ठीक है। क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। और इस हाइड्रोजन से क्या बन गया, पानी बन गया। और ये रिएक्शन जो भी होगी वो कैसी होगी, अपनी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, वापस इसको नहीं बदल सकते, ठीक है। और इसको प्रदर्शित करते हैं हम, किससे प्रदर्शित करते हैं हम, सिंगल एरो से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी अभिक्रिया होती है, एक दिशात्मक अभिक्रिया। कैसी होगी, एक दिशात्मक अभिक्रिया होती है। यह एक दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सी वाली रिएक्शन, तीव्र तथा मंद अभिक्रिया, यानी फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, तीव्र तथा मंद अभिक्रिया। तीव्र तथा मंद अभिक्रिया, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। अब देखो फास्ट एंड स्लो नाम से ही पता चला है कि भाई फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन से आप क्या समझते हो, तो समझना। बात करेंगे सबसे पहले तीव्र रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन जैसे ही हमने अभिकारक को लिया, हमने जैसे ही अभिकारक को लिया, एकदम लेते ही क्या हो गया, वो बहुत ही शानदार, एकदम बहुत फास्ट स्पीड के अंदर क्या होगी, वो खत्म होगी। यानी जिसको पूर्ण होने में बहुत बहुत ज्यादा कम समय लगता है, और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, अपनी फास्ट रिएक्शन कहलाएगी, सीधी सी बात है। यानी वह अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कुछ ही क्षण लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। देखो सुनना भाई, जैसे ही हमने मिलाया, देखो सुनो, जैसे ही हमने A तथा B को मिलाया, और एक झटके के अंदर क्या हो गई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, AB बन गया। एक झटके के अंदर कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाती है। और कुछ रिएक्शन होती है जिसको संपन्न होने में कई साल लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं। देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एक परख नली थी, उस परख नली के अंदर हमने भर रखा था एसिड। क्या भर रखा था हमने, एसिड, यानी अम्ल भर रखा था। उस अम्ल के अंदर क्या मिलाया हमने, जैसे ही क्या मिलाया, उसके अंदर क्षार मिलाया। क्षार मिलाते हम जानते हैं जब अम्ल तथा क्षार की जब रिएक्शन होती है तब क्या बनता है भाई, हाँ बहुत बढ़िया, सभी बोलेंगे। हम जानते हैं सर कि जब अम्ल प्लस क्षार की जब क्रिया होती है तब क्या बनता है सर, लवण बनता है। लवण प्लस क्या बनता है, जल बनता है। तो देखो सुनना कि जब अम्ल तथा क्षार की जो रिएक्शन कराई जाती है उसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा कम समय लगता है, ये एक झटके के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। तो किसकी रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, अम्ल तथा क्षार की रिएक्शन। परबल अम्ल तथा परबल क्षार की, वो भी कैसा होना चाहिए, परबल होना चाहिए। जैसे ही हमने परख नली के अंदर क्षार को मिलाया, रिएक्शन अपनी खत्म, एकदम बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो हम परबल अम्ल तथा परबल क्षार की जब रिएक्शन कराते हैं तो वो बड़ी फास्ट होती है। तो रिएक्शन उदाहरण समझेंगे, फर्स्ट रिएक्शन के उदाहरण एग्जाम्पल हो गया अपना परबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की अभिक्रिया, प्रबल क्षार की अभिक्रिया।
हमारे पास में प्रबल क्षार और प्रबल बेस की बात करेंगे, प्रबल एसिड एंड प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की बात करेंगे। बताओ भाई प्रबल अम्ल कौन सा? हम जानते हैं सर प्रबल अम्ल तो कौन सा हो गया अपना HCl, प्रबल होता है बिल्कुल। और हमने रिएक्शन कराई इसकी किसके साथ में, प्रबल क्षार कौन सा NaOH। अरे भाई जानते हो स्टडिंग के अंदर हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। अब देखो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा अपना, ये टूट गया H प्लस के अंदर Cl माइनस के अंदर Na प्लस OH माइनस के अंदर, और क्या बनेगा लवण बनेगा, लवण कौन सा NaCl प्लस क्या बनेगा साथ में पानी बनेगा। और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगता है। कितना समय लगता है 10 की घात माइनस 10 सेकेंड, 10 की घात माइनस 10 सेकेंड, 1 सेकेंड का भी 10वां भाग, बहुत ज्यादा कम। यानी जैसे ही डाला रिएक्शन हो गई, एक झटके के अंदर रिएक्शन हो जाती है। और बताओ ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी अपनी, वो कहलाएगी तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। सर और उदाहरण तो बताओ भाई हमें। तो उदाहरण नंबर 2 की बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। हम जानते हैं भाई फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, अरे बचपन की बातें हैं, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब पेड़ों के अंदर जो भोजन बनने की जो प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन बोलेंगे। और प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो भी कैसी होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर होती है, जिसको पूरा होने में कितना समय लगता है 10 की घात माइनस 12 सेकेंड टाइम लगता है। अरे भाई बातें समझ में आ रही है क्या आपको? एक बात आती है कि सर ये अर्ध आयु काल क्या होती है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल कहने का मतलब जिसको लिखते हैं हम T½ से लिखते हैं। देखो एक मेजर करने की एक डाटा है जिसका नाम क्या हो गया अर्ध आयु काल, या फिर इसको बोलते हैं हम T½ बोलते हैं। अर्ध आयु काल क्या होता है तो समझना, अभिकारकों की आधी मात्रा को, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय, परिवर्तित होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है भाई, क्या बताया देखो सुनना, हमारे पास में A है, हमारे पास में B है, क्या बनेगा AB बनेगा। ठीक है, यानी देखो ये क्या हो गया अपना अभिकारक हो गया। अभिकारक की आधी मात्रा, माना कि हमने अभिकारक लिया था कितना 1 किलो लिया था, 1 किलो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, उत्पाद के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता। लेकिन जैसे ये 100 ग्राम हुआ, 200 ग्राम हुआ, 300 ग्राम हुआ, 400 ग्राम, 500 ग्राम हुआ, और वहां की जो टाइम है, यानी कहने का मतलब अभिक्रिया की आधा टाइम। भाई देखो अभिक्रिया पूरा होने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, तो उसका अर्ध आयु काल कितना हो गया, आधा घंटा हो गया, सीधी सी बात है। अभिकारकों को पूरा बदलने में, देखो इस अभिकारक को इस उत्पाद में बदलने में टाइम लगता है कितना सर, 1 घंटा लगता है। अरे भाई बात समझ में आ रही क्या, इसको बदलने में सर 1 घंटा लगता है, लेकिन अभिकारक को, आधे अभिकारक को उत्पाद में बदलने में कितना समय लगा, वही तो क्या कहलाएगा भाई अपना T½ कहलाता है सर, अर्ध आयु काल कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, अगली चलते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया एकदम ठंडी रिएक्शन, मंद अभिक्रिया, इसको होने में भाई कई घंटों लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। मंद अभिक्रिया नाम से ही पता चला है सर, मंद रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, मंद रिएक्शन कहने का मतलब हो गया वह अभिक्रिया जिसको पूरा होने में, ठीक है भाई, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई घंटे लग सकते हैं, रिएक्शन को पूरा होने में कई घंटे, दिन, साल या वर्ष,
ठीक है, साल या क्या लगेंगे यहां पर, वर्ष लग सकते हैं, लगते हैं। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई अपनी, मंद रिएक्शन कहलाती है, स्लो रिएक्शन कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया मंद अभिक्रिया कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। अरे भाई ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में कई साल लग रहे हैं क्या कहलाएगी अपनी, मंद रिएक्शन कहलाएगी। आपको केवल और केवल टोटल 10 रिएक्शन याद होनी चाहिए। हमने 7-8 के बारे में तो डिस्कस कर लिया, टोटल 10 रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। वह अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कई घंटे लग सकते हैं और कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। अरे एकदम बिल्कुल ठंडी रिएक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्लो रिएक्शन बोलेंगे, हम मंद रिएक्शन बोलेंगे। सर उदाहरण बताओ, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने में कई साल लगते हैं। आपने देखा होगा, आपने साइकिल को घर के बाहर छोड़ा होगा तो देखा होगा कि जो जंग तो लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन जंग लगने में कई मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक दिन के अंदर जंग नहीं लगता, अगर 1 सेकंड के अंदर तो जंग नहीं लगता। अगर 1 सेकंड लगता है तो अभिक्रिया कौन सी अपनी सर, फास्ट रिएक्शन। लेकिन जंग लगने में कम से कम टाइम लगता है, अपना दिन तो लग सकते हैं, कई दिन 2-3 दिन लग लिया। तो कहने का मतलब समय ज्यादा लगता है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग गए भाई। अब अभी बताया था आपको लोहे पर जंग कैसे लगती है। लोहा हमेशा, पैक लोहा कभी भी पैक लोहे के ऊपर जंग नहीं लगता। जंग लगने के लिए वो क्रिया करनी चाहिए किससे, ऑक्सीजन के अंदर, हवा में उसको खुला छोड़ना पड़ेगा और उसको थोड़ा बहुत पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो लोहा हो गया और लोहे को क्या देंगे हम, ऑक्सीजन देंगे और उसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल देंगे, पानी। तो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, जंग बोलेंगे। और 3 मॉलिक्यूल किसके, पानी के, इसी को क्या बोलेंगे हम, जंग बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या। लोहे पर जंग लगना, लोहा क्या एक दिन के अंदर उसके ऊपर जंग लग जाता है क्या, कभी नहीं सर। लोहे के ऊपर जंग लगने में कई महीने लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या आपको। तो हमने अभी तक रिएक्शन देखी, कौन कौन सी रिएक्शन देखी सर, अभी तक हमने देखा, हाँ एक बार बताएंगे सभी। अभी तक हमने रिएक्शन देखी कौन सी, 2 टाइप की रिएक्शन। एक देखी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और सेकंड कौन सी, तीव्र तथा मंद अभिक्रिया, तीव्र तथा मंद अभिक्रिया, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। ठीक है, बात करेंगे अगली वाली अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या होती है, देखो समझना एकदम, ये आपको रिएक्शन आती होगी सभी को। उदासीनीकरण अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हो गया। जब हम अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं, पहले पढ़ा होगा हमने, जब अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराता है तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। क्या बनेगा भाई, लवण तथा जल बनता है। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। खत्म बात। जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाई जाती है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं। तो लवण तथा क्या बनेंगे भाई, तो लवण तथा जल बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और इसकी जो पीएच होगी वो पीएच कैसी होगी, 7 से 7 होगी भाई। पीएच कैसी होगी,
7 होगी। देखो अब इसके अंदर खेल अलग अलग है। हमने किसकी रिएक्शन कराई थी? हमने सर परबल अम्ल। चलो रिएक्शन होगी किसकी? अम्ल की। और किसकी हो गई? क्षार की। जब हम अम्ल की और क्षार की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है भाई? लवण बनता है, सीधी सी बात है। अम्ल तथा क्षार की जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और प्लस साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अब सुनना, अब इसके अंदर भी वापस केस अलग अलग हैं। केस फर्स्ट, परबल अम्ल तथा परबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। जब हम प्रबल अम्ल लेंगे तथा प्रबल क्षार लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या लेंगे हम? स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। देखो तब क्या होगा, यानी जितनी औकात किसकी? एसिड की, उतनी ही औकात किसकी है भाई? अपनी बेस की। जब दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, पीएच कितनी होगी? 7। तो जब दोनों की औकात बराबर होगी तो पीएच कितनी होगी भाई? अपनी 7 हो जाएगी। अरे जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट की पीएच कितनी? 7 होगी। देखो प्रबल अम्ल कौन सा हमारे पास में? HCl। हम जानते हैं, बचपन की बातें हैं सर। NaOH कौन सा हो गया? प्रबल क्षार हो गया। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सर? NaCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब जो भी अपना NaCl है ये क्या हो गया? लवण हो गया। और इसकी पीएच कितनी हो गई? 7। उसकी पीएच कितनी होगी? 7। भाई देखो लवण तो बना है, क्योंकि हम जानते हैं जो लवण होगा उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन देखो केस अब थोड़ा सा बदल चुका है। केस बदल चुका है। बात करेंगे हम केस सेकंड की बात करेंगे। परबल अम्ल लेंगे तथा अब क्या लेंगे हम? दुर्बल क्षार लेंगे। क्या लेंगे? दुर्बल क्षार लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अम्ल तो कैसा लिया? अम्ल की औकात ज्यादा। अरे भाई सुनो, एसिड की औकात ज्यादा लेकिन बेस की औकात थोड़ी सी कम। सीधी सी बात है, कौन औकात दिखाएगा? एसिड दिखाएगा। तो पीएच कैसी होगी? 7 से कम होगी। कैसी होगी भाई? 7 से कम। उदाहरण की बात करेंगे, प्रबल अम्ल कौन सा अपना? HCl। दुर्बल क्षार कौन सा? NH4OH। ठीक है, ये हो गया अपना दुर्बल क्षार हो गया। NH4OH। अब जब इसकी क्रिया कराएंगे, देखो सुनना भाई, अब ये कैसा हो गया अपना? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा हो गया? दुर्बल है बेचारा। इसकी औकात ज्यादा, इसकी औकात कम। तो क्या बनेगा? NH4Cl बना। अमोनियम क्लोराइड क्या बना भाई? अमोनियम क्लोराइड बना। और साथ में क्या बन गया? अपना पानी बन गया। अब देखो जो अमोनियम क्लोराइड था, इसकी अगर पीएच हम चेक करेंगे तो कितनी हुई? 7 से कम। कैसी हुई? 7 से कम। ऐसे कैसे हो सकता है सर? 7 से कम कैसे हुई? अरे भाई ये तो देखो कि हमने लिया क्या था यहां पर? परबल एसिड लिया था, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था हमने। परबल अम्ल लेंगे भाई तो सीधी सी बात है, इसकी पीएच कैसी होगी? 7 से कम होगी। एक अगले केस की बात करते हैं, केस इसके अंदर थर्ड। अब क्या हो गया? बहुत बहुत बढ़िया सर, दुर्बल हो गया अम्ल, यहां पर एसिड की औकात कम। और क्या लेंगे? तथा प्रबल क्षार। लो भाई अब क्या होगा बताओ? सीधी सी बात है सर, इसकी जो पीएच होगी वो पीएच कैसी होगी? 7 से ज्यादा होगी। यानी पीएच कैसी आएगी इसकी? 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा होगी। बताओ भाई, सभी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ कि भाई प्रबल क्षार कौन सा अपना? सर हम जानते हैं प्रबल क्षार तो कौन सा हो गया? NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बातें तो पहले ही बता रखी है। ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, यानी प्रबल क्षार हो गया। दुर्बल कौन सा? एसिटिक एसिड ले लो, ये ले लो, ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर, सिरके के अंदर पाया जाएगा ये। जब इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनेगा? CH3COO Na बना। और साथ में क्या बन गया भाई? अपना H2O पानी बन गया।
अब ये जो भी लवण बना, ये जो सॉल्ट बना, उस सॉल्ट की जो पीएच होगी वो कितनी होगी सर? 7 से ज्यादा होगी। कैसी होगी भाई? 7 से ज्यादा होगी। अरे बातें समझ में आ रही है क्या आपको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए हमने। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया सर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे हम? क्षार से। किससे कराएंगे भाई? जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराएंगे, लवण तथा जल बनता है, और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। बहुत बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन। एक अपनी रिएक्शन है, बहुत ही शानदार रिएक्शन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? सभी बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब देखो, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजनीकरण कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, हमारे पास में एक वनस्पति तेल होता है। वनस्पति तेल है। वनस्पति तेल कहने का मतलब क्या हो गया? जो वनस्पति से प्राप्त होता है वनस्पति तेल। और वनस्पति तेल की अगर मैं क्रिया करवाऊं किससे? हाइड्रोजन से। किससे करवाऊं मैं? हाइड्रोजन से क्रिया कराऊं। हाइड्रोजन से जब क्रिया करवाई, किसकी उपस्थिति में करवानी पड़ेगी? निकिल की उपस्थिति में। Na की उपस्थिति में जब मैं हाइड्रोजन की क्रिया वनस्पति तेल से करवाऊं तो क्या बन जाएगा? मेरा वनस्पति घी बन जाएगा। अरे आपने देखा होगा जो डालडा घी मार्केट के अंदर मिलता है वो वनस्पति तेल ही होता है। उसके अंदर क्या हो गया? हाइड्रोजन की क्रिया करे, किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में। तो क्या बन गया भाई? अपना वनस्पति घी बन गया। क्या बन गया? वनस्पति घी बन गया। तो बात आती है अब रिएक्शन क्या होगी, कैसे लिखेंगे भाई? जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया, जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कहने का मतलब H2 से, किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में, Na की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। वनस्पति घी का निर्माण होता है। इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई। जब वनस्पति तेल की रिएक्शन हम करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाएंगे वनस्पति तेल की अभिक्रिया, तो क्या बनेगा? वनस्पति घी का निर्माण होगा। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? अपनी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? अपनी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? रिएक्शन देखी। कौन कौन सी वाली? उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। सेकंड कौन सी? तीव्र तथा मंद अभिक्रिया। तीव्र तथा मंद अभिक्रिया। और कौन सी देखिए भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अभी देखिए हमने ये 4 रिएक्शन आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।